नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम री नेट को देखते हुए, जो कि हमारा 26 अगस्त को होने जा रहा है हिंदी का, तो उसी में प्रयोगवाद से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे तो उनमें हम मद्देनज़र रखते हैं। तो दोस्तों, यकीनन प्रयोगवाद से जो आएंगे प्रश्न वो यहाँ से बनने के चांसेस रहेंगे हमारे। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, डिटेलिंग्स अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे एक प्यारा सा कमेंट। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं किसकी तरफ, प्रयोगवाद की तरफ। दोस्तों, प्रयोगवाद एवं नई कविता। अब एक चीज़ समझना जरा सा, प्रयोगवाद की शुरुआत जो करी है वो अज्ञे ने की है। किसने की है दोस्तों? अज्ञे ने 1943 में की है। ठीक है। और प्रयोगवाद में क्या होता है कि जो मनुष्य है उसको अज्ञे ने व्यक्तिवाद के आधार पर रखा हुआ है। उसकी मतलब कि कह सकते हैं कि उसको स्वतंत्र रूप से अपनी सोच पर काम करने के लिए दिखाया गया है यहाँ पे। और नई कविता क्या है कि प्रयोगवाद का ही आगे जाके जो नाम बनता है वो नई कविता बनता है 1954 में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से होता है? प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, दोनों, कोई नहीं। याद रखना दोस्तों, 4 सप्तक आए थे। कितने आए थे? 4 सप्तक आए थे। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, 7 कवियों का ये समूह होता था। एक सप्तक में कितने कवि रहते थे? 7 रहते थे। तो पहला आता 1943 में, दूसरा आया था 1951 में, तीसरा आया था 1959 में, 59 में, और फिर आता है 1979 में। 4 सप्तक आए थे। और वो बोल रहा है कि प्रयोगवादी काव्य धारा की शुरुआत कब से हुई है? तो प्रयोगवादी काव्य धारा की शुरुआत हुई थी 1943 से। तो पहला सप्तक है। अब पहला सप्तक तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। याद रखना, पहले सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तार सप्तक कहा जाता है। पहले सप्तक के लिए पहला सप्तक नाम नहीं मिलता हमें, तार सप्तक मिलता है। दूसरा प्रश्न हमारा बन रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1947, 1951, 1940। तो दोस्तों, हमें इसका पता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1943 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी प्रतीक पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका या हंस पत्रिका। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? प्रतीक पत्रिका। प्रतीक पत्रिका में ही सिक्का बदल गया। कृष्ण सोबती की कहानी थी, सिक्का बदल गया, 1948 की। ठीक है दोस्तों, इसका प्रकाशन भी प्रतीक पत्रिका में ही हुआ है। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी 1928 है ना। सरस्वती पत्रिका कब की है? 1900 की है। ठीक है। चिंतामणि घोष इसके संस्थापक थे। प्रारंभ में जो उसका संपादक मंडल था उसमें कितने लोग थे? 5 लोग थे। और स्वतंत्र रूप से पहला संपादक सरस्वती का कौन बना है? 1900 में बने थे। कौन? श्याम सुंदर दास। ठीक है। और फिर 1903 में कौन आए थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हंस पत्रिका का क्या है? याद रखना, एक है जागरण, एक है हंस। हंस जागरण 1930, हंस 1932। दोनों का कौन है? मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद जी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन थी? प्रतीक पत्रिका। चौथा प्रश्न आ रहा है, प्रयोगवाद की काल अवधि क्या है? 1943 से 1953, 1940 से 1950, 1947 से 1953, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1943 से 1953। अब होता क्या है, इधर देखो, 53 के बाद आता है 1954। 1954 से ही नई कविता की शुरुआत होती है। किसकी दोस्तों? नई कविता की। और नई कविता जगदीश गुप्त, जगदीश गुप्त। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है,
हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। क्या? हिंदी में प्रयोगवाद के जनक, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसे। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक है गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त। तो दोस्तों इनका सही उत्तर क्या होने वाला है? अज्ञे जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अज्ञे ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, धर्मवीर भारती ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाने वाला है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा था। क्या लिखा था? निबंध। उसमें लिखा था, उसका निबंध है प्रयोगवाद की कुछ ऐसे कुछ था, प्रयोगवाद से रिलेटेड है वो। और उसमें प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था इन्होंने। क्या कहा था दोस्तों? बैठे ठाले का धंधा कहा था। तो आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। 1906 का इनका जन्म है। ठीक है दोस्तों, धर्मवीर भारती 1924 है, अज्ञे 1911 है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही क्या उत्तर जाना है? दूसरा सप्तक इसका सही उत्तर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, घोर अहिनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता या छायावाद? तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर जाने वाला है? प्रयोगवाद। आपने देखा होगा प्रयोगवाद में ठोस बौद्धिकता को मान्यता दी गई है। ठीक है, भावना का वहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, कल्पनाओं का जिक्र वहाँ पे नहीं हुआ है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद, नवा प्रश्न, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही। तो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? ये यूजीसी नेट लेवल का प्रश्न है भाई। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि विशेषता प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। इसमें 4-5 फैक्ट होंगे और ऐसे ही हमें वहाँ परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं 4-5 फैक्ट। ठीक है, उसमें से हम देखने होते हैं। देखते हैं फिर विकल्प इसका। प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। नए उपमान प्रतीकों का प्रयोग, घोर व्यक्तिगतता, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, वेदना एवं कुंठा का चित्रण। तो दोस्तों जो प्रयोगवाद की विशेषता है ना, जो नहीं है बोल रहा है इसमें, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये नहीं इसमें प्रयोग हुआ है। नए उपमान और प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, घोर व्यक्तिगतता का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, वेदना और कुंठा का चित्रण भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है प्रयोगवाद के अंतर्गत। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, प्रश्न है 11वां, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग करना, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट सही हैं। सबसे पहली बात देखो, समझ के चलना, सारे फैक्ट सही हैं, लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार, लेकिन अब क्योंकि प्रयोगवाद की तो सारी डिटेल है ये, लेकिन प्रवर्तक के अनुसार हमने इसको क्या बोला था? प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या बताया था? नई राहों का अन्वेषी। तार सप्तक की भूमिका में लिखा है ये, ठीक है, तार सप्तक की भूमिका में लिखा है। ठीक है, याद रखना। हम और वाद और ये कि साध्य और साधन, प्रयोगवाद के साध्य व साधन पर जो बात हुई है वो तार सप्तक 2 में हुई है। साध्य, अज्ञे जी ने प्रयोगवाद को साधन बोला है, ना कि साध्य। साधन और साध्य क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे भक्ति, भक्ति एक साधन है, हमें किससे जोड़ने से? भगवान। भगवान क्या है? साध्य है। हमें पाना, हम पूजा कर रहे हैं तो किससे कनेक्ट होने के लिए? इससे कनेक्ट होने के लिए। तो हम साधन किसका, यहाँ तक पहुँचने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? भक्ति का सहारा ले रहे हैं। तो भक्ति हमारे लिए साधन है और भगवान हमारे लिए साध्य है। वैसे ही
अज्ञे ने बोला था जो प्रयोगवाद है ना वो कोई वाद नहीं है, कोई वो साध्य नहीं है, वो एक साधन है। और वो कैसा साधन है? दोहरा साधन है, याद रखना। प्रश्न संख्या रही है 12वीं। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? प्रयोगवादी कविता के संग्रह कितने संग्रह? देखो दोस्तों 1 3 2 4। तो मैं अभी आपको बता के आ चुका हूँ इसके संग्रह कितने थे। ऑप्शंस डी 4 संग्रह हैं, 1943, 51, 59, 79। आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न आ रहा है नकेनवाद। नकेनवाद देखो भैया शुरुआत 1956 से हुई है, याद रखना। किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावादी के लिए, प्रगतिवादी के लिए, प्रयोगवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। हालांकि देखो ये प्रश्न इसमें प्रयोगवाद गया है, लेकिन नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है इसको समझ लेना। नकेनवाद का नाम है प्रपद्यवाद, ठीक है। अब प्रपद्यवाद को नकेनवाद क्यों बोला? इसमें 3 राइटर थे। एक है नरेश कुमार, नरेश केसरी कुमार, और तीसरा है नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन। तो इनके नाम के शुरू अक्षर से ही क्या हुआ है, इनका एक वाद बना दिया गया है, ठीक है। नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है? प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, नई कविता में, समकालीन कविता में। तो दोस्तों नकेनवाद अपने को किस धारा में रखते हैं? तो मैंने अभी बताया प्रयोगवाद के अंतर्गत अपने को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आ रहा है। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया है? 6, 5, 7 और 27। तार सप्तक कब आया? 1943 में पहला सप्तक था ये। तो सप्तक से ही आपको पता चलने वाला है, सप्तक से ही आपको पता लग जाएगा। आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। 16वां प्रश्न आ रहा है। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। क्या बोल रहा है? प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? मैं अभी बताया था ना आपको, वह साधन है और वो दोहरा साधन है। किसने बोला था ये? अज्ञे ने। इसी तरह कविता में भी कोई वाद नहीं है बोलते हैं वो। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, वो भी एक साधन है, ठीक है। तो इसका सही क्या उत्तर होने वाला दोस्तों? अज्ञे। और याद रखना ये दूसरे सप्तक में बोला है। किस में बोला है दोस्तों? दूसरे सप्तक में कहा है। आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक के कवियों ने अज्ञेय को क्या कहा है? प्रयोगवादी, प्रगतिशील, राहु का अन्वेषी या प्रयोगशील। अब हमें पता है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहा है? तो राहु का अन्वेषी। और ये तार सप्तक, हाँ तार सप्तक तो आई है। तार सप्तक के कवियों को तार सप्तक की भूमिका में लिखा हुआ है ये। प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है? वह भी दोहरा साधन। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? याद रखना 1911 में। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 1906 में। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? 1919 में। और अगर हम बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध की तो 1917 में। तो दोस्तों ये इनके जन्म याद रखना आपको मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं 1900 प्रश्न की तरफ, ठीक है। 1900 प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तो याद रखना तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है। इसमें वैसे कई सारे नाम आते हैं, लेकिन इसमें देखो क्या क्या आ रहा है। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तो न्यू सिग्नेचर, नकेनवाद और इलियट, और इनका किसी का भी नहीं। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो तार सप्तक है, तार सप्तक में क्या क्या चीज़ें हैं इसको समझ लो। कि जो प्रयोगवाद आता है, लेकिन ये तार सप्तक की बात कर रहा है, ठीक है। प्रयोगवाद जो है ना, प्रयोगवाद क्या बोल रहा है? प्रयोगवाद में दूसरा विश्व युद्ध का प्रभाव है। किसका दोस्तों? दूसरा विश्व युद्ध का प्रभाव है। फ्रायड का, इधर देख लेंगे, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव मिलता है। टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तता, क्या बोल रहा है? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन बोला तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तो तार सप्तक में
आपका न्यू सिग्नेचर का प्रभाव भी स्वीकार किया जाता है। न्यू सिग्नेचर का प्रभाव भी स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रभाकर माचुए, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे और शमशेर बहादुर। तो तुम्हें पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए। शमशेर बहादुर। क्यों? क्योंकि ये दूसरे सप्तक के हैं। ठीक है, याद रहेगा। 1911 का जन्म है। गिरजा कुमार 1917 है। प्रभाकर माचुए का पता नहीं। प्रभाकर माचुए, प्रभाकर माचुए, इनकी रचना कौन कौन सी थी? एक तो मेपल है, फिर अनुक्षण है, मेपल है, अनुक्षण है, ये तो इनकी रचनाएं हैं। 1965 की मेपल है। और पीसी भी आनी चाहिए कोई रचना। अज्ञे का जन्म 1911 है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न आ रहा है, राम विलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? क्या बोला दोस्तों? राम विलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? तो दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ये, क्योंकि राम विलास शर्मा का जन्म कब हुआ है? 1912 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 22वां प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, रघुवीर सहाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय जो है तार सप्तक के कवि नहीं है शामिल, क्योंकि 7 कवियों का समूह था। तो 7 समूह में भी अगर हम देखें कि 7 में कौन कौन है, तो मैं 7 7 के नाम आपको बता देता हूँ। अज्ञे हो गया, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचुए बलवंत है। प्रभाकर माचुए का जन्म कब हुआ? 1917 में हुआ है। ठीक है, नेमीचंद जैन है 1918, गिरजा कुमार माथुर 1918 और भारत भूषण अग्रवाल 1919 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोल रहा था? तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? अज्ञे ने, गिरजा कुमार माथुर ने, नकीन वादियों ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर होने वाला अज्ञे ने कहा था। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। अगला प्रश्न आ रहा है 25वां हमारा, कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन कवि तार सप्तक में? प्रभाकर माचुए, अभी मैं आपको बता के गया हूँ 1917, नेमीचंद जैन 1918, भारत भूषण अग्रवाल 1919, रामधारी सिंह दिनकर 1908। और आंसर भी इसका यही है, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। 26वां आ रहा है, दूसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि ये कौन सा वाला सही है? दोनों वाला, सॉरी, उपयुक्त सभी वाला सही है, क्योंकि ये जो चारों के चार हैं ये किसके हैं? 3 के 3 जो अपने दूसरे सप्तक हैं उसमें ही सब शामिल हैं। अब एक चीज़ समझ के चलना जरा सा, जैसे शमशेर बहादुर का नाम आया था, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद है, शकुंत माथुर में, फिर है हरि नारायण। ठीक है दोस्तों, हरि नारायण है, नरेश मेहता 1924 है, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय का जन्म अभी आया भी था, रघुवीर सहाय 1929 का है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सारे के सारे। शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 1922, हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923, नरेश मेहता 1924, धर्मवीर भारती 1926 और रघुवीर सहाय 1929। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें इसका पता चल चुका है, इसका आंसर था उपयुक्त सभी। दूसरे सप्तक के कवि नहीं है रांगे राघव, हरि नारायण 23, धर्मवीर भारती अभी मैंने आपको बताया था 26, नरेश मेहता 1924, रांगे राघव 1923, तो ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, धर्मवीर भारती 1926। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? क्या बोल रहे हैं? भवानी प्रसाद, अभी मैंने बताया तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तो आंसर दूसरा
सप्तक है इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 1950, तो हमें यहीं पे पता चल जाएगा 1900 क्या है इसका 1951। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था। तीसरा, कौन सा दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, ठीक है, शमशेर बहादुर, गजानन माता मुक्तिबोध। तो गजानन मुक्तिबोध, क्योंकि ये तार सप्तक है और 1917 का इनका जन्म है। शमशेर बहादुर की हम बात करते हैं तो 1911 है। ठीक है दोस्तों, धर्मवीर भारती 1926 है। शकुंत माथुर की हम बात करते हैं तो 1922 है। तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है प्रताप नारायण त्रिपाठी, नचिकेता, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, नचिकेता उसमें शामिल नहीं है। प्रयाग नारायण है, मदन वात्स्यायन है और केदारनाथ सिंह भी हैं। अब बोल रहे तीसरा सप्तक का कवि कौन है? तीसरा सप्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, उपरोक्त सभी। तो ये सही हो गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, देखो दोस्तों, इसे हटा दो। प्रताप नारायण भी है, मदन वात्स्यायन भी, केदारनाथ सिंह भी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी, विजयदेव नारायण शाही भी, कुंवर नारायण भी। ये सब के सब किस में शामिल हैं दोस्तों? हमारे तीसरे सप्तक में शामिल हैं। अब एक चीज़ और समझ के चलना, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो तीसरा सप्तक है, देखो इसमें सबसे पहले प्रयाग नारायण त्रिपाठी है 1919। कब है प्रयाग नारायण? 1919 में। फिर आते हैं मदन वात्स्यायन 1922, ठीक है। फिर आते हैं विजयदेव नारायण शाही 1924। फिर आते हैं आपके कुंवर नारायण। फिर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये भी 27 में ही है। फिर आते हैं केदारनाथ सिंह 1932। लास्ट आते हैं कीर्ति चौधरी 1935। तो देखो भैया, प्रयाग नारायण 1919, मदन वात्स्यायन 1922, विजयदेव नारायण शाही 1924, फिर है कुंवर नारायण 27, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 27, केदारनाथ सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935। तो मैंने तीसरे सप्तक के सारे कवि बता दिए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 33वां, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला बताइए। मैंने आपको बताया था 79, ठीक है, 78-79 में आया था। चौथा सप्तक में 34वां प्रश्न है, चौथा सप्तक में संकलित कवि हैं नंदकिशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर सिंह, अवधेश कुमार, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उसका सही क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी इसका सही होने वाला है। 35वां प्रश्न देखते हैं, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवियों में सबसे अधिक मिलता है? व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवियों में सबसे अधिक मिलता है? गजानन माता मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन और अज्ञे। बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये। तो व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किसका? व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग हमें किस में देखने मिलता है? अज्ञेय की रचनाओं में देखने को मिलता है। अब प्रश्न बनना है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल 1951, 1959, 1957, 1950। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, तो इसका क्या है 1959। देखो 1900 मैं फिर बता रहा हूँ, 1943, 1951, 1959, 1979, ये 4 सप्तक हो गए, 1 2 3 4। अब देखो अभी हम पढ़ के आए थे कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल है। मैंने अभी बताया था आपको 1935। प्रथम सप्तक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, द्वितीय सप्तक बिल्कुल नहीं हो सकता, चौथा सप्तक बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया? तीसरा सप्तक हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 38वां प्रश्न आ रहा है। कौन सा प्रश्न आ रहा है दोस्तों? 38वां प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री है शकुंतला माथुर, मणिका मोहिनी, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। तो दोस्तों हम सबको पता है सुमन राजे है, शकुंतला माथुर हो नहीं सकती, मणिका मोहिनी है नहीं, कीर्ति चौधरी तीसरे में, शकुंतला माथुर जो है आपकी फर्स्ट में। तो आपका क्या है? चौथा सप्तक में सुमन राजे है। सुमन राजे ने लिखा ना आधा इतिहास 2003, याद है ना?
केदारनाथ सिंह, दूसरे सप्तक वाले, दूसरे सप्तक में केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, केदारनाथ सिंह तीसरे में है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही क्या उत्तर जाने वाला है? तीसरा सप्तक। 1932 का जन्म था इनका। नई कविता का दौर शुरू होता है 1951 से, 1954 से, 1955 से, 1960 से। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? मैं आपको बता चुका हूँ, जगदीश गुप्त के द्वारा 1954 में शुरुआत होती है। तो आज हम देखेंगे सिर्फ 50 प्रश्न। अब देखते हैं 41वां प्रश्न। मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड होने वाला है, इसलिए मैं कम ही बनाऊँगा। 41वां प्रश्न देखते हैं। नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1956 में, 1956 से, 1953 से, 1955 से, 1960 से। तो दोस्तों नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष कब से है? 1953 से। ठीक है, 1953 से नए पत्ते की क्या है? प्रकाशन हुआ है। 42वां प्रश्न है, किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अंतस्य चेतनवाद। तो दोस्तों हम सभी को पता है इसका क्या है? प्रयोगवाद बाद में क्या हुआ है? नई कविता का नाम से प्रकाशित होता है। 53वां प्रश्न, नई कविता की विशेषता नहीं है भाषा का नया प्रयोग, बिंब, प्रतीक, फंतासी, क्षणवाद का महत्व, परंपरा की नई व्याख्या, कल्पना की प्रचुरता। तो देखते हमें पता चल चुका है कि क्या नहीं होना चाहिए? कल्पना की प्रचुरता नहीं होनी चाहिए। प्रयोगवाद आधुनिक, प्रयोगवाद को याद रखना, प्रयोगवाद को आधुनिक साहित्य की शुरुआत भी बोला जाता है कि आधुनिक साहित्य की शुरुआत किससे हुई है? प्रयोगवाद से ही हुई है। 54 है, नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? नई कविता को देखो, नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को? प्रतीक पत्रिका, नई कविता, कल्पना और धर्मयुग। तो अब मैं मानता हूँ कि ये तो विकल्प देख के आपको पता चल गया होगा, नई कविता। ठीक है दोस्तों, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं? अज्ञे, निराला, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताया था नई कविता की शुरुआत किसने करी है? जगदीश गुप्त ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 46वां प्रश्न है, नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, मार्क्सवादी चेतना, आनंदवादी दर्शन, रहस्यवाद। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है कि नई कविता और प्रयोगवादी की वैचारिक पृष्ठभूमि में है अस्तित्व जीवन दर्शन, मार्क्सवादी चेतना और आनंदवादी दर्शन और रहस्यवाद। तो इसका सही क्या उत्तर होने वाला है बताइए ना? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्तित्ववाद, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, क्योंकि इसमें क्या है ना, खुद के बारे में बात की हुई है, व्यक्तिवाद पर ज़्यादा चीज़ें कही गई हैं। हालांकि प्रभावित है मार्क्सवादी चेतना से भी था, प्रयोगवाद जो है मार्क्सवादी चेतना से भी प्रभावित है, लेकिन अस्तित्ववाद जीवन दर्शन वैचारिक पृष्ठभूमि में है। अब देखो 47वां प्रश्न, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नामवर सिंह ने, नंदलाल वाजपेयी ने, विजयदेव नारायण साई ने या अज्ञे ने। तो दोस्तों नई कविता का प्रकाश नाम जो है वो किसने बोला था? सबसे पहले प्रयोग में अज्ञे जी ने बोला था। अगला आ रहा है 48वां प्रश्न, देखते हैं, नई कविता की नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? वंशी और मादल, माया दर्पण, कांट की घंटियाँ और सांध्य गीत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका हो जाएगा सांध्य गीत। ठीक है दोस्तों, सांध्य गीत किसका था? वर्मा का। ठीक है, कांट की घंटी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, 49वां है, नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से, नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? ब्रजेश्वर वर्मा, अज्ञे, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त। नई कविता श्रोता, क्या बोल रहा है? नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? तो ये किसका है? ब्रजेश्वर वर्मा का है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न, नई कविता सूक्ष्म के अति सूक्ष्म, ये 50वां प्रश्न है और इसका यहाँ पे विकल्प नहीं है, तो हम अगली वीडियो में देखेंगे इस प्रश्न को। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा ये कितना है? 59वां प्रश्न है ना, 59। मेरा टाइमिंग देख लेते हैं कितनी हो चुकी है वीडियो की। 29, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 59 तक कर लेते हैं। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म, नई कविता सूक्ष्म
के प्रति अति सूक्ष्म है, उक्ति किसकी है? ठीक है, चलो नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म है, यह किसकी उक्ति है? रामविलास शर्मा, जगदीश गुप्त, बच्चन सिंह या रामकुमार वर्मा? तो ये रामविलास शर्मा की नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म है। तो 51 में है, बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में हुआ है? बौद्धिकता का छायावाद, भारतेंदु युग, नई कविता, रहस्यवाद? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है नई कविता में बौद्धिकता का आग्रह, बौद्धिकता का आग्रह किया गया है नई कविता में। प्रश्न संख्या 52, कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? अजीत कुमार, प्रभाकर माचुए, रघुवीर सहाय, उपयुक्त सभी? कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? अजीत कुमार, प्रभाकर माचुए और रघुवीर सहाय, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी। 53वां प्रश्न देखते हैं, कौन नई कविता का कवि नहीं है? नरेश मेहता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, रामधारी सिंह दिनकर? तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला बताना? रामधारी सिंह दिनकर। जब हम सांस्कृतिक इत्यादि कविताएं पढ़ते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलते हैं रामधारी सिंह दिनकर हमें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं। नरेश मेहता हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, ये सभी प्रयोगवाद वाले हैं। ठीक है, 54वां प्रश्न आ रहा है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? नई कविता में, प्रगतिवाद में, छायावाद में या रहस्यवाद में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है नई कविता में अनुभूति की सच्चाई है और बुद्धि मूलक यथार्थवादी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 में, नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से, प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से, देखो प्रगतिवाद कब आया था? 1936 में। ठीक है, नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। छायावाद कब आया था? 1918 में। छायावाद के स्वप्न भंग के बाद, और नई कविता प्रगतिवाद यथार्थ के आघात से उत्पन्न कविता है। किसका कथन है? कीर्ति चौधरी, नेमीचंद जैन, जगदीश गुप्त या नामवर सिंह? तो देखते हमें पता चला कि जगदीश गुप्त, क्योंकि नई कविता की शुरुआत किसने करी? जगदीश गुप्त ने की है। तो ये कोटेशन भी उनका ही है कि क्या छायावाद के स्वप्न भंग के बाद और प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न कौन नई कविता? 56, दुख सबको मांझता है किसकी उक्ति है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, यशपाल, सच्चिदानंद वात्सायनंद अज्ञे? तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होना है? दुख सभी को मांझता है, अज्ञे। 57वां प्रश्न है, नई कविता की भाषा प्रमुख विशेषता है? रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त और अलंकारिता से युक्त? तो दोस्तों किससे है? रोमानियत से युक्त है, या फिर आपकी बिंब विधान से युक्त है, या बोलचाल की शब्दावली से युक्त है, या फिर अलंकारिता से युक्त है? ये है बिंब विधान से युक्त। ठीक है दोस्तों, बिंब विधान से युक्त ये कविता है। नई कविता की भाषा की प्रमुखता क्या है? कि वो बिंब विधान से युक्त है। अब देखो 58वां प्रश्न आ रहा है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, सच्चिदानंद अज्ञे, हीरानंद अज्ञे, हीरानंद शास्त्री? तो इतना पता चल रहा है कि ये इसका है। और अज्ञे नाम इनको किसने दिया था? जनेंद्र ने दिया था, याद रखना। किसने दिया था? जनेंद्र ने दिया था। जनेंद्र का जन्म कब होता है? 1905 में हुआ था, याद रखना। प्रश्न आ रहा है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, निराला, अज्ञे या सुमित्रानंदन पंत? हरी घास पर क्षण भर 1949। ठीक है, किसका है? ये अज्ञे की है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यदि आपके आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर देंगे प्यारा सा कमेंट। जिसका भी रीनेट एग्जाम है भैया आप रिवीजन कर लो, आप सभी ने कर ही लिया होगा। प्रीवियस ईयर पेपर मारो ज़्यादा से ज़्यादा, और उम्मीद करता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर पे भी डालने के काम करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।